हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री हम किस तरह से करेंगे। क्लास 11 अकाउंटेंसी में जो डिप्रिसिएशन चैप्टर है उसमें एसेट के परचेस से लेकर एसेट के सेल्स तक जो जनरल एंट्रियां होती हैं वो किस प्रकार से की जाएंगी और अलग अलग स्टेप बाय मैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही आपके लिए नॉलेजफुल है, वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जब हम एसेट परचेस करते हैं, संपत्तियों को क्रय करते समय कौन सी जनरल एंट्री की जाएगी। तो देखिए, जो एसेट होता है वो रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का जो रूल है वो कहता है कि जो भी संपत्ति या वस्तुएं व्यापार में आती हैं वो डेबिट की जाती है। जब हम परचेस करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक अकाउंट से। परचेस करते समय एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और रोकड़ अकाउंट। ठीक है, या तो हम कैश में पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे। अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर बैंक से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। अब संपत्ति, अगर हम मशीन खरीदे हैं तो मशीन खाता डेबिट होगा, अगर हम फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर खाता डेबिट होगा, है ना। हम जो भी एसेट खरीदे हैं उसके नाम को हमको लिखना है, वो डेबिट होगा। इसका नरेशन लिखा जाएगा संपत्ति क्रय करने पर, बीइंग एसेट परचेस्ड। फिर नेक्स्ट, जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो परचेस करने के साथ साथ उस एसेट को, अगर कोई मशीन है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ खर्च करने पड़ते हैं। और आपको मालूम है कि जो एसेट होता है उस पर उसको खरीदने, उसको लाने, उसको लगाने और काम के लायक बनाने के लिए, है ना, काम चालू करने तक के जितने खर्चे होते हैं वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो सारे खर्चे उसके कॉस्ट में जुड़े रहते हैं। तो अगर हम उस एसेट को स्टेब्लिश करने में, स्थापना में कोई खर्च कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? उसकी जनरल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, या कैश से या बैंक से। संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। बीइंग स्टेबलाइजमेंट चार्जेस पेड, स्थापना व्यय चुकाने पर, यह जनरल एंट्री हम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि व्यापारी कोई पुरानी मशीन या पुरानी किसी संपत्ति को खरीद लेता है और उसको खरीदने की जनरल एंट्री तो सेम होगी, लेकिन उस संपत्ति को काम के लायक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए भी कुछ खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि वो पुरानी संपत्ति है। तो उसके ऊपर जो खर्च होगा, उसके मेंटेनेंस में, उसकी मरम्मत में, रिपेयरिंग में, तो वो भी उसके कॉस्ट में जुड़ा रहता है। तो उस केस में भी जनरल एंट्री सेम होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। Being expenses paid on old asset to made it to working condition या वर्केबल कंडीशन। ठीक है, मशीन खाता डेबिट या संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। पुरानी संपत्ति के मरम्मत पर या उसको कार्य योग्य बनाने पर मरम्मत व्यय का भुगतान, ये उसका नरेशन हम लिखेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री होता है, नेक्स्ट जनरल एंट्री हम करते हैं जब, ये तो कभी भी होगा जिस दिन हम खरीदे हैं, डेट को भी ध्यान रखना है आपको। ये काम कब होगा, ये जनरल एंट्री तब होंगी जिस डेट में हम एसेट्स परचेज किए। वो 1 जनवरी हो सकता है ना, 10 सितंबर हो सकता है या 15 जुलाई हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है। लेकिन अब अगली जनरल एंट्री कब होगी? जब हमारे अकाउंट्स बुक क्लोज होते हैं, जब हम अपने खाते बंद करते हैं, चाहे वो 31 दिसंबर हो या 31 मार्च हो। उस डेट में हम लास्ट साल के अंतिम दिन हम जनरल एंट्री करेंगे जब डिप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी? उसके लिए जनरल एंट्री होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो है वो क्या है? एक्सपेंसेस है, व्यय है, और व्यय के खाते क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब यहां पर वो क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, जो गैर नगद भुगतान जिसको हम कहते हैं, क्योंकि यहां पर डिप्रिसिएशन के लिए हमको किसी को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम सैलरी देते हैं, हम किराया देते हैं, है ना, एक कमीशन देते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको पैसे देने पड़ते हैं सामने वाले को। लेकिन मूल्यह्रास एक ऐसा व्यय है जिसके लिए किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारी संपत्ति की कीमत को घटा देता है या हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है।
तो उसके लिए जब हम एसेट खरीदे थे तो एसेट अकाउंट को डेबिट किए थे। अब उसमें कमी आ रही है, कमी आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेड, मूल्यह्रास का आयोजन करने पर मूल्यह्रास खाता डेबिट संपत्ति खाता से, ये जनरल एंट्री होगी। कब होगी, लास्ट, जो हम चाहे 31 दिसंबर को लेकर चलें या 31 मार्च को लेकर चलें, उस डेट में ये जनरल एंट्री हम करेंगे। और उसी डेट में, सेम डेट में हमको अब क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है, और नाम मात्र के जो खाते होते हैं उनको लास्ट में, है ना, एंड ऑफ ईयर में हमको उसको क्लोज करना होता है, उसको बंद करना होता है, और उसको जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को हम या तो ट्रेड अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसको करके हम क्या कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसके लिए हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमको जनरल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जो व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। लाभ हानि खाता डेबिट, ठीक है, लाभ हानि खाता डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, लाभ हानि खाता डेबिट मूल्यह्रास खाता से। और ये कब होगा, 31 दिसंबर या 31 मार्च को होगा, जिस दिन हम अपने खाते क्लोज करेंगे। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ह्रास की राशि लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर, ये जनरल एंट्री हम करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये कभी होगा कभी नहीं होगा, हर बार जरूरी नहीं है कि ये वाली एंट्री हो। अभी तक जितनी एंट्रियां हमने की थी वो तो जब कोई मशीन खरीदेगा तब करना ही है, और साल के लास्ट में हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। पर अगली जो एंट्री है ये कभी होगी और कभी नहीं होगी, हर क्वेश्चन में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ये कब होगा, अगर हम अपनी उस एसेट को बेच देते हैं, अपनी उस संपत्ति को विक्रय कर देते हैं, तब ये जनरल एंट्री होगी। तब जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हमको कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करना होता है। अगर चेक से मिला है, बैंक में डायरेक्ट जमा हो गया तो बैंक अकाउंट, अगर कैश में मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि आप संपत्ति बेच दिए, खरीदे थे तो डेबिट किए थे, बेचेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे। इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग एसेट सोल्ड आउट, संपत्ति के विक्रय करने पर। अब देखिए, जब हम संपत्ति का विक्रय करेंगे तो 3 प्रकार के कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं, 3 टाइप के कंडीशन हो सकते हैं। पहला कि आज के डेट में, जिस डेट में हम विक्रय किए उस डेट में उतनी ही कीमत पे हमने उसको बेचा जितना उसका आज के डेट में वैल्यू है, बुक वैल्यू, पर ऐसे चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति आती है, इस कंडीशन में कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। इसके बाद हमने बेच दिया, कितने में बेचा, जितने का था उतने में ही बेचा, तो कुछ नहीं करना है, जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या होता है, या तो वो उससे अधिक कीमत पर बेची जाती है या उससे कम कीमत पर बेची जाती है। पुरानी संपत्ति को हम प्रायः क्या करते हैं, कम कीमत पर बेचते हैं, तो कम कीमत पे बेचते हैं तो लॉस होता है। लेकिन कभी कभी उसको हम ज्यादा पर भी बेच देते हैं और ज्यादा में बेचने से प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हो तो जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो हम जनरल एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, संपत्ति के विक्रय पर लाभ होने पर, संपत्ति खाता डेबिट लाभ हानि खाता से, जब लाभ होगा तो ये जनरल एंट्री होगी। अगर लॉस होता है, हानि होती है तो जस्ट अपोजिट जनरल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, लॉस होगा तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, लाभ हानि खाता डेबिट संपत्ति खाता से, ये जनरल एंट्री करेंगे। संपत्ति के विक्रय पर हानि होने पर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये जनरल एंट्री करेंगे। और इस तरह से हमने संपत्ति खरीदा, यूज किया, उस पर डिप्रिसिएशन लगाए, और डिप्रिसिएशन लगाने के बाद एक समय ऐसा आया कि हमको संपत्ति बेचना पड़ा, हमने संपत्ति को बेच दिया, और संपत्ति के बेचने से या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सारी जनरल एंट्री आपको इसी तरह से करनी है। ये 8 जनरल एंट्रियां मैंने आपको बताई। आपको हर प्रश्न में ये 8 करने हैं ऐसा नहीं है, हर बार ये सारे करने हो ये नहीं है। जैसा कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा आपको वो जनरल एंट्री करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री किस प्रकार से करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी कैसे करें, और उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन लेकर
जनरल एंट्री के साथ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।